Hello students, welcome to my YouTube channel Jennifer Gaur Gyan Hub. Myself Miss Priya and I am here with my class 10th video. The subject is history and the chapter is the rise of nationalism in Europe. So this is my second part for this chapter. In our previous part we have discussed about the introductory part, the painting of Frederick Story. Okay, now in this video we are going to discuss about the French Revolution. For that I have made some minor changes. I have divided French Revolution in two parts. Okay, so let's get started. So the heading is the French Revolution and the idea of nation. कि French Revolution से एक nation के idea कहाँ से आया? Okay, the first clear expression of nationalism came with the French Revolution in 1789. France, as you would remember, was a full-fledged territorial state in 1789. तो अगर आपने 9th क्लास को बहुत अच्छे से पढ़ा है ना, तो आई थिंक ये टॉपिक आपको बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा. बट अगर आपने नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, मैं आपको डिटेल कर ही दूंगी. तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन से. कि बात हम जब करते हैं ना रेवोल्यूशन की, तो ये वर्ड आया ही कहाँ से? फ्रेंच रेवोल्यूशन से आया. और उस टाइम में कब आया, ये कब क्लियर हो गया था कि फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन क्या आया था नेशनलिज्म का, कहाँ से आया था? फ्रांस से आया था. और कब आया था? 1789 में. और जब हम बात करते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन की, तो आपको अच्छे से याद होगा लुई 16 उस टाइम किंगशिप पे थे और 14 जुलाई 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था. So the political and the constitutional changes that came in the wake of the French Revolution led to the transfer of sovereignty from the monarchy to a body of French citizens. तो ये एक ऐसा दौर रहा है, 14 जुलाई 1789 का जो दौर रहा वो एक ऐसा दौर रहा जहाँ पे लोगों ने किंगशिप्स को बाहर से निकाला. मोनार्की सिस्टम से फ्रांस बाहर आके किस में आ गया? कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम में आ गया. ये वहाँ से चेंजेस स्टार्ट हुए. वो स्ट्रगल्स कैसे कैसे हुए वो हम वन बाय वन पढ़ेंगे. The revolution proclaimed that it was the people who would henceforth constitute the nation and shape its destiny. कि क्या बताने की कोशिश की गई रेवोल्यूशन के थ्रू कि वो सिर्फ उस देश की जनता है जो एक देश को बनाती है, प्लस उसकी जो आने वाला भविष्य है, जो उसकी डेस्टिनी है, उसको कौन शेप अप करता है? वहाँ की जनता. कोई राजा कोई नहीं. जब एक जनता आपस में मिल के, सारी जनता आपस में मिल के जब कॉन्स्टिट्यूट करते हैं तो एक नेशन फ्रेम होता है. यही रीज़न रहा कि जो पहला क्लियर एक्सप्रेशन हमें नेशनलिज्म का देखने को मिला, पढ़ने को मिला, वो था फ्रेंच रेवोल्यूशन के थ्रू 1789 में. From the very beginning, the French revolutionaries introduced various measures and practices that could create a sense of collective identity among the French people. तो हमने शुरुआत से फ्रेंच रिवॉल्यूशन में देखा था कि कई तरह की मेजर्स लिए गए, प्रैक्टिसेस किए गए, एक सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी. जैसा कि हमने नेशनलिज्म इन इंडिया में पढ़ा था ना, सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग. तो एक नेशनलिज्म की फीलिंग्स को दिखाने के लिए क्या थी? हाइम्स गाए गए, नेशनल एंथम्स हुए, झंडे बनाए गए, भारत माता की इमेजेस बनाई गई, वंदे मातरम गाया गया, ताकि एक सेंस आए जो हमारे कलेक्टिव बिलोंगिंग्स को शो करे, जो हमारी इक्वालिटी को शो करे, हमारी मेजॉरिटी को शो करे. तो देश अलग हो, राज्य अलग हो, डैट डजंट मैटर, पर जो एक ये स्टोरी है ना सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग की, वो स्टोरी, वो नेचर हर जगह में एक जैसा ही देखने को मिलेगा. तो यहाँ पे भी लोगों ने क्या किया था? द आइडिया ऑफ, जो पहला कलेक्टिव आइडेंटिटी अगर हम बात करते हैं फ्रेंच के लोगों के बीच में, तो द आइडिया ऑफ ला पैट्री, द फादरलैंड एंड ली सिटियन. ली सिटियन क्या होता है? हमें पता है कि रॉबेस्पियर की अगर हम याद करते हैं, फ्रेंच रेवोल्यूशन में जब क्या हुआ था, मीटिंग हुई थी, जनरल मीटिंग से जब उन्होंने वॉकआउट किया तो उन्होंने क्या किया? तो अगर आपको अच्छे से याद होगा तो पहले जनरल मीटिंग फॉर्म होती थी, जिसमें क्या होते थे? 3 मेंबर्स आते थे, 3 वोट्स आते थे, सॉरी. और जो सोसाइटी के 3 मेंबर्स कौन कौन थे? क्लर्जी, नोबलमैन एंड आपके थर्ड स्टेट मेंबर्स. तो इनमें क्या होते थे? ये तीनों मेंबर्स आते थे और हर मेंबर्स के 300 मेंबर्स, इसमें से 300 और टोटल जो थर्ड जनरल स्टेट्स होते थे वहाँ से 600 मेंबर्स आते थे. तो इस तरह में क्या किया गया था कि लोगों को जब इकट्ठा किया जाता था उस टाइम सिर्फ यही था कि हर एक मेंबरशिप से सिर्फ एक ही वोट आएगा. मतलब क्लर्जीमैन से एक वोट मान्य होगा, आपके थर्ड स्टेट से एक वोट होगा और नोबल मैन से एक वोट होगा. तो वहाँ पे जब उन्होंने वॉकआउट किया, क्योंकि क्या था? थर्ड स्टेट की मांग थी
कि हमें इंडिविजुअल वोटिंग राइट चाहिए। जब लुई 16 ने उससे असहमति दिखाई तो वो वॉकआउट कर गए और उन्होंने जो नेक्स्ट असेंबली फॉर्म की, अपनी खुद की असेंबली, वो नेशनल असेंबली फॉर्म किया। और नेशनल असेंबली को लीड किसने किया था? रॉबेस्पियर ने, ठीक है ना। तो रॉबेस्पियर जब उसे लीड कर रहे थे तो वही तो ये वर्ड लेकर आए थे कि उन्होंने इक्वालिटी दिखाने के लिए जो मैडम वर्ड यूज़ किया जाता था फ्रेंच में, मैडम और सर, उससे हटा के उन्होंने सिटियन वर्ड किया था। सिटियन वर्ड का मतलब होता है सिटीजन। तो उन्होंने कहा था कि जब हम आपस में एक दूसरे को सर मैडम कहेंगे तो हमारे अंदर, अपने अंदर ही वो इक्वालिटी नहीं देखने को मिलेगी कि हम डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, मतलब उनको अपर कास्ट और लोअर कास्ट और उनके पैसे के बेसिस पे जजमेंट नहीं कर रहा है। तो उन्होंने क्या कहा कि सिटियन वर्ड यूज़ किया जाएगा सिटीजन्स के लिए। तो ये कलेक्टिव बिलोंगिंग को शो करता था कि फादरलैंड जो हमारी अपनी, जब हम उसे अपना समझेंगे, अपनी भूमि समझेंगे, लव पैट्रिया मतलब जैसे बोलते हैं ना, पैटर्नल मतलब पिता के साइड, मैटरनल मतलब माता के साइड। तो जब हम उससे अपना फादरलैंड समझेंगे, अपने खुद के सिटीजन को समझेंगे, तो ये कलेक्टिव बिलोंगिंग को शो करेगा। इसके बाद क्या है, उन्होंने क्या चेंजेस किए? A new French flag, the tricolor was chosen to replace the former royal standard। और उन्होंने क्या किया? एक फ्रांस के लिए एक नया झंडा तैयार किया, ट्राइकलर झंडा, जो हमने इंट्रोडक्शन में भी डिस्कस किया है ऑलरेडी। तो उन्होंने क्या किया? फ्रांस को एक अलग रूप देने के लिए, अलग रूपरेखा देने के लिए उन्होंने एक नया झंडा भी बना लिया, जो किसको रिप्लेस कर रहा था? जो फॉर्मल रॉयल स्टैंडर्ड को रिप्लेस कर रहा था, जो किंगशिप में जो झंडा चला रहा था उसे रिप्लेस कर रहा था। द थर्ड ईस्ट स्टेट जनरल वॉज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन्स एंड रीनेम्ड द नेशनल असेंबली। तो उन्होंने क्या किया? थर्ड ईस्ट स्टेट जनरल जो थे उन्होंने क्या किया? एक्टिव सिटीजन्स के द्वारा उन्होंने अपनी नेशनल असेंबली जो फॉर्म की, उसका नाम क्या रखा? नेशनल असेंबली रखा। एंड न्यू हाइम्स व कंपोज, कई कई तरह की गाथाएं, हाइम्स मतलब क्या होता है? गाथाएं जो हम व्यक्त करते हैं, गा के अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाते हैं, उनको कंपोज किया गया, शपथ ग्रहण की गई और मार्टिर्स को कॉमेमोरेटेड भी किया गया, जो शहीद हो गए थे उनको भी कॉमेमोरेट किया गया। ऑल इन द नेम ऑफ द नेशन, किसके नाम पे किया गया? नेशन के नाम पे, देश के नाम पे किया गया। तो ये कुछ चेंजेस थे, कलेक्टिव बिलोंगिंग्स थी जो उन्होंने चेंज किया। इसके बाद उन्होंने क्या किया? A centralized administrative system was put in place and it is formulated uniform laws for all citizens within its territory। उन्होंने क्या किया? जैसे कि पहले जो सिस्टम चला रहा था वो ये था कि अलग स्टेट्स के अलग अलग क्या चलते थे? रेवेन्यू सिस्टम थे या टैक्स सिस्टम थे। पर अभी जैसे हमारे देश में जीएसटी चल रहा है, जीएसटी का मतलब क्या होता है? वन टैक्स वन नेशन। तो इसी तरह क्या किया गया? इनके सारे के सारे यहाँ पे डिवाइड हो जाते थे, अलग अलग टैक्सेस लगते थे अलग अलग स्टेट्स के, तो यहाँ पे इक्वालिटी नहीं आती। तो उन्होंने क्या किया? जो स्टेट वाइज चले थे उनको हटा के उन्होंने क्या कर दिया? सेंट्रलाइज कर दिया। सेंट्रलाइज मतलब ये पूरा का पूरा एक कर दिया। तो यहाँ से लोगों के मन में क्या आ गई? ये फीलिंग आ गई कि वी आर इक्वल, और इससे क्या हो गया? लोगों में एक इक्वलता, इक्वल होने की, एक समान होने की फीलिंग उनके अंदर आ गई। Okay, after that internal customs duties and dues were abolished। क्या कह रहा है कि इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ जो लगती थी, जो सामान वगैरह पे जो कस्टम ड्यूटीज़ लगती थी उन्हें भी हटा दिया गया था, और जो कर वगैरह जो ड्यूज़ बाकी थे उनको अबॉलिश कर दिया गया। कई तरह के सिस्टम्स रखे गए, सेंट्रलाइज सिस्टम्स को हटा दिया गया, सेंट्रलाइज सिस्टम को लागू कर दिया गया, स्टेट सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को हटा दिया गया। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ थे और जो ड्यूज़ थे उनको अबॉलिश कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमें देखने को या पढ़ने को मिली थी वो थी यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर्स। क्या था? कि नेपोलियन बोनापार्ट, अगर हम देखते हैं डायरेक्टरी रूल्स की वीडियोस, अगर हम देखते हैं या डायरेक्टरी रूल को हम पढ़ते हैं, उसके बाद नेपोलियन बोनापार्ट का जब आगमन हुआ तो नेपोलियन ने नुकसान तो बहुत किया था डेमोक्रेसी के नाम पे, बट जो उसने चेंजेस लाए थे वो क्या थे? यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर्स लेकर आए थे। डेसिमल सिस्टम लेकर आए थे कि अगर कोई व्यक्ति 2 रुपये 50 पैसे का सामान लेता है तो वो उस सामान को कितने में बेचेगा? 2 रुपये 50 पैसे में ही बेचे, ना 3 रुपये में ना 2 रुपये में, ताकि किसी का भी नुकसान ना हो। तो ये एक वेटिंग सिस्टम था। अदरवाइज क्या था? लोग पहले हाथ के या फिर सामान के हिसाब से कहते थे, तौल के देते थे, पर उसने क्या किया? वेटिंग मशीन का सिस्टम लेकर आया कि अब हम सामान को तौल के ही देंगे, अंदाजे से उसने देना बंद करवा दिया। तो ये वेटिंग जो वाला जो प्रोसेस था ना, यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर्स, इसको अडॉप्ट किया गया। रीजनल डेलीगेट्स वर डिस्करेज्ड इन फ्रांस
एंड इट वॉज स्पोकन एंड रिटन इन पेरिस बिकेम द कॉमन लैंग्वेज ऑफ द नेशन। और क्या कह दिया गया कि जो रीजनल डायलेक्ट्स होते, जो रीजनल लैंग्वेज बोले जाते थे, मतलब राज्य स्तरीय तौर पे जो उनकी चीज़ें चलती थी, उस लैंग्वेज को उन्होंने बंद किया और एक लैंग्वेज स्टार्ट की कि वी आर फ्रेंच एंड वी आर गोइंग टू स्पीक इन दैट लैंग्वेज ओनली। तो उन्होंने एक भाषा को इंपॉर्टेंस दी और इस तरीके से उन्होंने क्या किया, इस तरीके से उन्होंने फ्रांस को प्रमोट किया। द रेवोल्यूशनरीज फर्दर डिक्लेयर्ड दैट इट वाज द मिशन एंड द डेस्टिनी ऑफ द फ्रांस नेशन टू डिलिबरेट द पीपल ऑफ यूरोप फ्रॉम डिपोटिज्म, इन अदर वर्ड्स टू हेल्प अदर पीपल ऑफ यूरोप टू बिकम नेशंस। और कहीं ना कहीं इस वर्ड का इस्तेमाल किया गया और ये जो इंफॉर्मेशन थी ना, वो वन बाय वन क्या होने लगी, चारों तरफ फैलने लगी। क्योंकि क्या हुआ, जब एजुकेटेड लोगों ने इसके बारे में सुना तो वो भी क्या करने लगे, वो भी चाहने लगे कि हमारे देश में भी ऐसी चीज़ें हो। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, जैसे कि आपका फ्रांस था, ठीक, ये आपका फ्रांस है, फ्रांस से इंफॉर्मेशन कहाँ पे माइग्रेट किया, यूरोप में किया, ठीक है ना। जब यूरोप में ये माइग्रेट हुआ तो क्या हो गया कि यूरोप के अदर पार्ट्स में भी गया, जिसमें आपका क्या था, हॉलैंड, बेल्जियम और स्विट्ज़रलैंड, ठीक है ना। तो ये फ्रांस में क्या क्रांतिकारी चली थी, नेशनलिज्म की क्रांतिकारी चल रही थी। और जब ये स्प्रेड होने लगा, जब चीज़ें अच्छी होने लगी तो लोग इससे ज़्यादा इंस्पायर होने लगे। ये फ्रांस से यूरोप, यूरोप से उसके अदर स्टेट्स में जैसे हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड, यहाँ पे भी जाने लगा। क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं जो फ्रांस की जो आर्मीज थी उन्होंने क्या किया, द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म जो था ना, जो नेशनलिज्म था उस आइडिया को उन्होंने क्या करने लगे, माइग्रेट करने लगे, और आर्मीज के थ्रू वो इन्फॉर्मेशन एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे पहुंचने लगी, ठीक है ना। तो इसकी वजह से क्या वो लोग काफ़ी खासा इंस्पायर हुए कि उन्हें भी फ्रांस की तरह जो रेवोल्यूशन चला रहा है वो रेवोल्यूशन उन्हें आगे बढ़ाना चाहिए। और यहाँ पे लिखा भी है, व्हेन द न्यूज़ ऑफ द इवेंट्स इन फ्रांस रीच द डिफरेंट सिटीज ऑफ यूरोप, स्टूडेंट्स एंड अदर मेंबर्स ऑफ द एजुकेटेड मिडिल क्लास बिगन सेटिंग अप जैकबिन क्लब्स। और जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन लोगों के बीच में पहुँचती गई तो जो एजुकेटेड लोग थे, जो स्टूडेंट्स थे, छात्र वगैरह थे, उन्होंने भी अपना जैकबिन क्लब बनाना स्टार्ट कर दिया उन्होंने, कैंपेन वगैरह उन्होंने स्टार्ट कर दिया गया। और कहीं ना कहीं फ्रांस की जो आर्मीज थी वो भी क्या किए, हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड जब मूव ऑन करते थे, इटली वगैरह मूव ऑन करते थे, इस इन्फॉर्मेशन को वो सर्कुलेट करने लगे। विद द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशनरी वॉर, द फ्रांस आर्मीज बिगिन टू कैरी द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म अब्रॉड। और इसी के संग रेवोल्यूशनरी फॉर्म जब स्टार्ट हुआ तो फ्रांस जो थे उस प्रोसेस को और भी आगे बढ़ाने लगे। तो आज के लिए बस इतना ही। हम अपने इसके नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे नेपोलियन बोनापार्ट का आखिर में क्या रीज़न रहा है। थोड़ी सी आपको हाइलाइट्स दिखा देती हूँ मैं। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि नेपोलियन ने कैसे डिस्ट्रॉय किया डेमोक्रेसी को, बट कहीं ना कहीं उसने क्या किया था, एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड से फ्रांस को बहुत ही ज़्यादा मजबूत बना दिया, जिसकी आज भी लोग प्रशंसा करते हैं। और कहीं ना कहीं बहुत से देश हैं जो उसको फॉलो भी करते हैं, जैसे अभी मैंने बताया डेसिमल सिस्टम वो लेकर आए, मेजरिंग सिस्टम लेकर आए। और इसी के तहत एक कोड स्टार्ट हुआ 1804, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सिविल कोड के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे लिखा भी है, जिसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, सिविल कोड ऑफ 1804, जिसको हम लोग नेपोलियनिक कोड के नाम से भी जानते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। थैंक यू।